नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इकाई दूसरी का देवनागरी लिपि उद्भव और विकास इस विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम अपनी लिपि देवनागरी के बारे में पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ। प्रत्येक भाषा की, जैसे आप जानते हैं, अपनी एक लिपि होती है और उस लिपि में उस भाषा को लिखा जाता है। यदि हम बात करें कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस भाषा में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार से हिंदी की अपनी लिपि देवनागरी या नागरी है। यदि हम लिपि के इतिहास की बात करें तो भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। इनमें से जो ब्राह्मी लिपि है, उस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी को लिखने में तो होता ही है, हिंदी के साथ मराठी और नेपाली, इन भाषाओं को लिखने में भी इसी लिपि का प्रयोग है। यदि इसके अतिरिक्त भी देखें तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि के समुचित विकास की बात करें तो इस लिपि का विकास 8वीं सदी में हुआ और यह गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की लिपि थी। ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतर थे। इनमें से एक रूपांतर उत्तरी शाखा के रूप में था, जिसे नागरी कहते थे। इसी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी तथा इसके अक्षर तांत्रिक चिन्ह देवनागर के अनुरूप चौकोर हैं, इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे। किंतु यह मत अधिक पुष्ट नहीं है। ज़्यादातर विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देवभाषा संस्कृत के लिए होने लगा तो इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से हमने हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी और उसका जो विकास किस प्रकार से हुआ, कौन सी लिपि से वह विकसित हुई, इसके बारे में देखा। यदि इसके लिपि के विकास की तरफ ध्यान दें तो देवनागरी लिपि में जो जो सुधार हुए और तदनंतर जो जो संशोधन हुए, उसके बारे में हम देखें तो हम पाते हैं कि देवनागरी लिपि में जो सुधार और संशोधन के प्रयास समय समय पर किए गए हैं, उन्हें ही हम देवनागरी लिपि का विकास कह सकते हैं। इस संबंध में यदि ध्यान दें तो निम्नलिखित तथ्य हैं, वे उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम, बम्बई राज्य के महादेव गोविंद राणाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। तत्पश्चात महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार योजना भी बनाई गई। 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने भी अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। इससे आगे वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने भी लिपि में सुधार और संशोधन के प्रयास किए। काका कालेलकर ने तो अ की 12 खड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या कम कर दी। जैसे अ और अ के ऊपर ही आ की मात्रा, उसी के साथ लघु ई, फिर दीर्घ ई की मात्रा। इसी प्रकार से उन्होंने अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ करके स्वरों की संख्या को घटा दिया और इस प्रकार का सुझाव दिया।
तदनंतर डॉक्टर श्याम सुंदर का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, जैसे कि दिख रहा है पंच में प और हलंत न है और फिर च है, तो इसके बजाय इसको पंच अर्थात अनुस्वार के साथ लिखने का सुझाव दिया। इसी प्रकार से कंबल, हिंदी, कंठ, गंगा, इन सभी को अनुस्वार के साथ लिखने का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। उसके बाद यदि देखें तो श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं उनके नीचे कोई चिन्ह लगाकर इस प्रकार से काम चलाया जाए। 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने तथा प्र को जो कि साथ में लिखा हुआ है उसको अलग से हलंत प और र लिखने, श्र को जो कि संयुक्त रूप से लिखा हुआ संयुक्त अक्षर है उसको भी हलंत श जो कि तालव्य है और र के रूप में लिखने का सुझाव दिया। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति गठित की और इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। सबसे पहला सुझाव था कि अ की 12 खड़ी भ्रामक है, जो कि कालेलकर जी का सुझाव था। उसे इस समिति ने भ्रामक बताया और उससे वे संतुष्ट नहीं थे। दूसरा सुझाव था कि मात्राएं यथा स्थान रहें, किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाना चाहिए। तीसरा सुझाव दिया कि अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र सब जगह ही शून्य से काम चलाया जाए, यानी पंचम वर्ण जहाँ भी आता है सब जगह उन्होंने कहा कि अनुस्वार लगा के ही इसे काम से लिया जाए। द्विविधि लिखे जाने वाले अक्षरों में से निम्न को स्वीकार किया जाए। कई वर्ण देखते हैं हम द्विविध 2 विधि से लिखे जाते हैं और आज भी हिंदी में कई जगह प्रचलन में आते हैं, लेकिन इस समिति ने सुझाव दिया कि उनके जो सही वर्ण हैं या शुद्ध रूप हैं वे इस प्रकार से हैं। अ को इस प्रकार से लिखा जाए, झ को इस प्रकार से लिखा जाए, ध, भ और ल को लिखने का भी तरीका यह होना चाहिए। अंत में इन्होंने एक सुझाव दिया कि संयुक्त वर्णों जो कि क्ष, त्र और ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। इन संयुक्त वर्णों को भी वर्णमाला में स्थान देने का उन्होंने सुझाव दिया और इन सुझावों को थोड़े हेर फेर से स्वीकार भी कर लिया गया। सन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए और ख, ध, भ, छ को क्रमशः इस प्रकार से लिखा जाए। ख को लिखने का तरीका ये है, उसी के साथ ध को लिखने का तरीका ये है, भ को लिखने का तरीका ये है और छ को लिखने का तरीका ये है। इस प्रकार से इन्हें लिखने का सुझाव डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने दिया। लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है और लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की ओ ध्वनि को भी अंगीकार कर लिया है तथा साथ ही फारसी की क, ख,
ग, ज, फ ध्वनियाँ भी इनमें आ गई है। आपको दिख रहा है कि क, ख, ग, ज और फ के नीचे नुक्ता लगाकर जो कि फ़ारसी की ध्वनियाँ हैं, यह भी हिंदी में प्रचलन में आ गई है। इन्हें भी हिंदी ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि देवनागरी लिपि में जो लगातार सुधार और संशोधन के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें जिन्हें देवनागरी लिपि का विकास भी कह सकते हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। इसकी वैज्ञानिकता के क्या क्या गुण हैं और किन कारणों से इसे एक वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। तो आपने देखा कि देवनागरी लिपि रोमन लिपि और फ़ारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। इस लिपि में गुण अधिक है और दोष हैं वो बहुत ही कम है। इसकी वैज्ञानिकता के यदि प्रमुख बिंदुओं की तरफ ध्यान दें तो वो इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु यदि देखें इसकी वैज्ञानिकता का, तो वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। हिंदी की देवनागरी लिपि में आपने देखा कि कुल 52 वर्ण हैं। यह पूरी की पूरी 52 वर्णों की एक वर्णमाला है, जिसमें सबसे पहले 11 स्वर दिए गए हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से 11 स्वर्ण हैं। स्वर्ण के बाद आप देखते हैं कि अनुस्वार है, अंग और अह, इसे विसर्ग की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद व्यंजनों का विभाजन किया गया है और उच्चारण स्थल के आधार पर अलग अलग व्यंजनों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कंठ से उच्चारित होने वाले क, ख, ग, घ, ङ, इन्हें कंठ्य। तालु से उच्चारित होने वाले च, छ, ज, झ, न, इन्हें तालव्य। मूर्धा से उच्चारित ट, ठ, ड, ढ, ण को मूर्धन्य। दांतों से उच्चारित त, थ, द, ध, न को दंत्य और होठों से उच्चारित अर्थात जीवा और होठ का स्पर्श होने से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें ओष्ठ है, जिसमें प, फ, ब, भ और म वर्ण आते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ ध्वनियाँ कहते हैं। श, स, स और ह को ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र आपने अभी देखा, इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। और ड और ढ इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इस प्रकार से कुल 52 वर्णों की यह वर्णमाला है, जिसमें स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं ली जाती और वायु है वह मुख विवर में बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। किंतु व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु है वह मुख विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ण विभाजन में पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता है। यदि दूसरा बिंदु देखें तो देवनागरी जो लिपि है वह ध्वन्यात्मक लिपि न होकर कह सकते हैं अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। सभी ध्वनियों का वर्ण है एक निश्चित अक्षर है, इसलिए इसे एक वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। तीसरी विशेषता इसकी है समग्रता, अर्थात देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। जैसे रोमन लिपि है, उसमें ण और न दोनों के लिए एक ही वर्ण एन आता है, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह बने हुए हैं। अगली विशेषता की तरफ ध्यान दें तो उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता पाई जाती है, अर्थात यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। या जिसे कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में अनुच्चरित अक्षर नहीं होते, जिन्हें अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड कहते हैं, किंतु रोमन लिपि में कुछ वर्णों में साइलेंट वर्ण भी होते हैं जो लिखे तो जाते हैं
किंतु बोले नहीं जाते। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इन उदाहरणों को देखिए। जैसे नाइफ, KNIFE नाइफ में है, यदि इसका उच्चारण करें तो नाइफ किया जाता है। यहाँ पर के आपने देखा कि पूर्ण रूप से साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से अगला वर्ण है, वो देखिए है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपने देखा तो साइकोलॉजी की यदि आप स्पेलिंग्स देखें तो PSYCHOLOGY में P से शुरुआत है, लेकिन इसका उच्चारण साइकोलॉजी है, तो P पूर्ण रूप से आपने देखा कि यहाँ पर साइलेंट है। उसी प्रकार से नॉलेज में आप देखते हैं यदि तो KNOWLEDGE नॉलेज, और नॉलेज में न तो के का उच्चारण है, न W है, न D का उच्चारण है। तो नॉलेज में हम देखें तो के भी साइलेंट, W भी साइलेंट और D भी साइलेंट। देवनागरी लिपि में लेखन एवं उच्चारण में एक रूपता है। इसमें अनुच्चरित अक्षर नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह तथ्य इस लिपि की वैज्ञानिकता को पूर्ण रूप से पुष्ट करता है। इससे अगली विशेषता देखें तो वह है नियतता, अर्थात देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिह्न नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के कई विकल्प हैं, इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियाँ भी हो सकती हैं। देवनागरी में क ध्वनि को लिखने के लिए आप देखते हैं कि केवल एक ही वर्ण है क, जबकि रोमन लिपि में यह कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, क के लिए सी का भी प्रयोग होता है, CAT कैट, इसका उच्चारण कैट है, क ही है। उसी प्रकार से क के लिए के का भी प्रयोग है, KING किंग, इसका भी उच्चारण क से है। और उसी प्रकार से क के लिए क्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, QUEEN क्वीन, ये भी उच्चारण क से। और इसी प्रकार से आप देखें तो क के लिए CH, दोनों को मिलाकर भी CHEMISTRY केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक ही ध्वनि को लिखने के लिए अनेक वर्णों का प्रयोग है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, अर्थात देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। उस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिह्न नियत है, अर्थात नियतता को जो उसका गुण है, यह भी इस लिपि की वैज्ञानिक होने की पुष्टि करता है। अगली जो विशेषता है वो है निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है। यह उच्चारण सदैव एक सा ही रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, किंतु रोमन लिपि और दूसरी लिपियों में ऐसा नहीं है। रोमन लिपि में एक ही वर्ण है, अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण दे देता है। कैसे, इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे BUT बट, यहाँ बट में यू जो ध्वनि है वह अ का उच्चारण दे रही है। यदि PUT कहूँ तो इसका उच्चारण होगा PUT पुट। पुट में जो यू ध्वनि है वह ऊ का उच्चारण देती है। उसी प्रकार से CAT कैट में सी ध्वनि जो है क का उच्चारण दे रही है, और CITY सीटी में यही सी ध्वनि है वो क की बजाय स का उच्चारण देती है। निश्चित उच्चारण के कारण भी हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। अगली इसकी विशेषता यदि मैं दिखाऊं तो वह है स्पष्टता। देवनागरी लिपि वही, या कह सकते हैं वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण
अस्पष्टता न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उसमें यदा कदा अस्पष्टता आ जाती है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, यदि ध्यान से नहीं लिखें तो सी और ई एक जैसे लगते हैं, उसी प्रकार से एम और एन भी एक जैसे लगते हैं। ओ और क्यू में भी कई बार, या ओ और ए में भी कई बार, क्यू और ए में भी कई बार अस्पष्टता आ जाती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की यह स्पष्टता नहीं है, इसलिए यह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अगला इसका गुण है वह है कम खर्चीली। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि और दूसरी लिपियों की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए कह सकते हैं कि वह कम खर्चीली है। जैसे मात्रा लगाकर एक शब्द लिखा थोथा, और उसी को लिखने के लिए यदि रोमन लिपि का प्रयोग करें तो THOTHA 6 वर्णों की जरूरत पड़ गई, जबकि हिंदी में 2 वर्णों के ऊपर मात्रा लगाकर इसे पूर्ण रूप से लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से चंद्रिका लिख दिया 3 वर्णों के प्रयोग से, मात्राओं का प्रयोग कर, और उसी को यदि रोमन में लिखने का प्रयास करें तो CHANDRIKA। इस प्रकार से आपने देखा कि 9 वर्णों की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। स्कूल को लिखने के लिए मात्रा का प्रयोग कर हमने इस प्रकार से लिख लिया, लेकिन इसी को यदि रोमन में लिखें तो SCHOOL 6 वर्णों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं लिपि कम खर्चीली है, और इसकी जो सबसे अंतिम विशेषता मान सकते हैं कि यह सरल है, कलात्मक है एवं अत्यंत सुंदर है। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक होने के साथ साथ सुंदर भी है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना भी कम रहती है। अतः इन सभी कारणों से कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक लिपि है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि भी इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास और उसकी वैज्ञानिकता के बारे में आज हमने अध्ययन किया। अगले कालांश में हम इसके मानकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक मानक लिपि है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।